हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ कॉलिजन। तो सबसे पहले आपको कॉलिजन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिजन? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिजन। नाउ व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिजन? व्हेन वन ऑब्जेक्ट strikes with another object through physical contact, then it is known as collision. But contact may be physical and contact may be non-physical. collision बेटा दोनों टाइप में पॉसिबल है। तो collision बच्चों दोनों टाइप में पॉसिबल है। collision आपका फिजिकल वे से भी हो सकता है और नॉन फिजिकल वे से भी हो सकता है। तो हमें डेफिनेशन में दोनों वर्ड को यूज करना पड़ेगा। व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स विद अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट और थ्रू नॉन फिजिकल कॉन्टेक्ट, then it is known as collision. So when two objects get collide with each other, then it is known as collision. Collision means when one object strikes with another object, then it is known as collision. Now collision may be physical and non-physical. तो collision के दो टाइप के नेचर हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट collision एंड non-physical contact collision. अब दोनों के एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। When a batsman, a ball hits by hard hitting batsman through his bat. तो जब हार्ड हिटिंग बैट्समैन लाइक पोलार्ड जब बॉल को हिट करेगा अपने बैट से, तो वहां बॉल और बैट का फिजिकल कांटेक्ट होगा। सो दैट कांटेक्ट विल मेक फिजिकल collision. So when a ball hits by hard hitting batsman through his bat, then it is known as collision between ball and bat. तो बेटा इसी टाइप से collision आपका नेचर में अक्कर होता है, और कॉलिजन आपका रैपिड भी हो सकता है, कॉलिजन आपका स्लो भी हो सकता है। अगर कॉलिजन का टाइम ज़्यादा होगा तो कॉलिजन आपका स्लो हो जाएगा, और अगर टाइम ऑफ कॉलिजन काफ़ी कम होगा तो कॉलिजन आपका रैपिड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉलिजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉलिजन का एग्जाम्पल दिया कि ए बॉल हिट्स बाय हार्ड हिटिंग बैट्समैन बाय हिज बैट और थ्रू हिज बैट। इसी टाइप से कोई टेनिस प्लेयर जब टेनिस बॉल को हिट करता है अपने रैकेट से, then it is known as physical collision between tennis ball and racket of tennis player. तो जब टेनिस प्लेयर टेनिस बॉल को हिट करेगा अपने रैकेट से, then there is physical contact collision. अब नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट collision में क्या होगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होती है उस न्यूक्लियस के अराउंड अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड आने के बाद अपने पाथ को चेंज कर लेता है। इसका मीनिंग जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के आसपास आएगा तो वो अपने पाथ को चेंज करेगा। सो देयर इज स्कैटरिंग इन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, तो
अल्फा पार्टिकल का यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड वाले एटमॉस्फेयर से कोलाइड करेगा और अपने पाथ को वहां से चेंज करेगा। इसका मीनिंग यहाँ पर अल्फा पार्टिकल फिजिकल वे से न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर रहा, जो न्यूक्लियस के अराउंड एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से ये पार्टिकल कोलाइड करेगा और उस एटमॉस्फेयर में जो इफेक्ट है न्यूक्लियस का, उस इफेक्ट की वजह से ये पार्टिकल स्कैटरिंग को फील करेगा और यहां पर इसके पाथ में स्कैटरिंग आएगी, इसके पाथ में डेविएशन आएगा, ये अपना पाथ चेंज करेगा। सो दैट कॉलिजन इज नॉन एज नॉन फिजिकल कॉलिजन। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस से फिजिकल कॉलिजन नहीं बनाया, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को फिजिकली कोलाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अल्फा पार्टिकल नॉन फिजिकल स्पेस के अंदर से निकलेगा। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एम्प्टी स्पेस से निकलेगा, जो न्यूक्लियस के अराउंड एम्प्टी स्पेस है, जो न्यूक्लियस के अराउंड नॉन फिजिकल स्पेस है। इस नॉन फिजिकल स्पेस में से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ में चेंज लेके आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड जो नॉन फिजिकल मैटर है, जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का इफेक्ट है और इस इफेक्ट की वजह से यहाँ इस नॉन फिजिकल स्पेस से जब अल्फा पार्टिकल का कॉलिजन होगा तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर अपने पाथ को चेंज करेगा। सो दैट कॉलिजन विद नॉन फिजिकल स्पेस, एम्प्टी स्पेस इज नॉन एज नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉलिजन, नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉलिजन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉलिजन कैसे होगा। तो बेटा ये दो टाइप थे आपके नेचर ऑफ कॉलिजन के बेस पर। अब हम चेक करेंगे लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पर कॉलिजन के टाइप कितने होते हैं। अब हम चेक करेंगे लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पर कॉलिजन के कितने टाइप होते हैं। नंबर 1 हेड ऑन कॉलिजन, नंबर 2 साइड वे कॉलिजन, और ग्लांसिंग कॉलिजन। तो जब भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके एक ही लाइन पर होंगे और दोनों के सेंटर एक ही लाइन में होंगे, so when centers of two different objects, when centers of two different objects are lie on same line, then collision between these two objects is known as head-on collision, is known as हेड-ऑन कॉलिजन। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपके एक ही लाइन पर होंगे, एक ही रोड पर होंगे, जब भी दो व्हीकल आपके एक ही रोड पर होंगे और दोनों व्हीकल या तो आमने सामने होंगे या आगे पीछे होंगे, तो अगर उनके बीच में कॉलिजन होता है तो दोनों की सेंट्रल लाइन कॉमन होगी, दोनों के सेंटर एक ही लाइन पर होंगे, एंड दैट कॉलिजन इज नोन एज हेड ऑन collision. That collision is known as head-on collision. So when centers of two vehicles are lie on same line, when they are moving on single road, then the collision between these two vehicles is known as head-on collision, is known as head-on collision. अब इसी टाइप से अगर हमारे पास टू व्हीकल हैं और दोनों व्हीकल अगर अलग अलग लाइन पर हैं और ये ये आपका टू वे रोड है, ये आपका 2 लेन रोड है। 2 लेन का मीनिंग यहां बीच में आपको क्या मिलेगी, व्हाइट पट्टी मिलेगी, ये आपकी व्हाइट पट्टी है। तो अगर ये दोनों व्हीकल सेम डायरेक्शन में हैं तो भी साइड से इनका कॉलिजन हो सकता है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी साइड से इनका कॉलिजन हो सकता है। इसका मीनिंग जब दो व्हीकल्स की सेंट्रल लाइन या सेंटर
अलग अलग लाइन पर आएंगे तो उस केस में उन दोनों व्हीकल्स के बीच में साइड से कॉलिजन पॉसिबल है और इस कॉलिजन का नेम क्या होगा, साइड वे कॉलिजन। और ये दोनों व्हीकल 2 लेन रोड पर होंगे। जब दो व्हीकल आपके 2 लेन रोड पर होंगे और दोनों के सेंटर अलग अलग लाइन पर होंगे तो वहां पर साइड वे कॉलिजन पॉसिबल होगा, वहां पर साइड वे कॉलिजन पॉसिबल होगा। और साइड वे कॉलिजन का टेक्निकल नेम क्या है, ग्लांसिंग कॉलिजन। तो इसी टाइप से जब कई बार आप बिलियर्ड्स बॉल्स को चेक करते हो टेबल के ऊपर तो वहां जब अलग अलग कलर की बॉल आपस में कोलाइड होते हैं तो कई बार कॉलिजन आपका साइड से भी होता है। तो जब भी साइड से कॉलिजन होगा तो उस केस में जो आउटर सरफेस होगा बॉल का वो दूसरी बॉल के आउटर सरफेस से रबिंग में आएगा, वो उसको रब करेगा और वहां पर कॉलिजन कौन सा होगा, वहां पर कॉलिजन आपका ग्लांसिंग होगा और वहां पर उस कॉलिजन का नेम क्या होगा, साइड वे कॉलिजन। तो यहां पर अगर इस व्हीकल का आउटर सरफेस दूसरे व्हीकल के आउटर सरफेस से रब होगा या दोनों में कांटेक्ट होगा या दोनों के बीच में स्केटिंग होगी, दोनों के बीच में अगर स्लिपिंग होगी तो उस केस में यहां पर साइड वे कॉलिजन होगा, उस केस में यहां पर साइड वे कॉलिजन होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि साइड वे कॉलिजन कंडीशन क्या है, सिंपल सी कंडीशन है साइड वे कॉलिजन की, दोनों व्हीकल्स के सेंटर अलग अलग लाइन पर होंगे और दोनों व्हीकल आपके 2 लेन रोड पर हो सकते हैं, दोनों व्हीकल्स की डायरेक्शन सेम हो सकती है, दोनों व्हीकल्स की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो इस टाइप से बेटा हम साइड वे कॉलिजन को डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास कॉलिजन के टाइप आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कॉलिजन। नंबर 1 टाइप elastic collision, number 2 type inelastic collision, number 3 type perfectly elastic collision, number 4 perfectly inelastic collision. Now in elastic collision, kinetic energy before collision always equal to kinetic energy after collision. So kinetic energy conserve, momentum before collision and after collision remain same, so momentum conserve. Now in inelastic collision, kinetic energy not conserve, momentum still conserve. Now in perfectly inelastic collision, complete loss of kinetic energy, momentum still conserve. Now in case of perfectly this is perfectly elastic collision, बेटा ये गलती से लिखते इसको ठीक करो, this is perfectly इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो ये बेटा ध्यान से ठीक करना, मोमेंटम कंजर्व होगा और नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, यहां आएगा कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम स्टिल कंजर्व। मोमेंटम अभी भी कंजर्व ही रहेगा,
तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो जब बॉल आपकी ग्राउंड पर कोलाइड करेगी, तो अगर बॉल आपकी नियरली सेम हाइट तक आ जाएगी, अगर बॉल आपकी आफ्टर कोलिजन नियरली सेम हाइट तक आएगी, तो हम इसको बोलेंगे दैट इज इलास्टिक कोलिजन विद ग्राउंड। तो हम इसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन विद ग्राउंड। इट मींस यहां पर बॉल की काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली रिकवर हो चुकी है। इसका मीनिंग यहां पर काइनेटिक एनर्जी में अप्रोक्सीमेटली काफी कम लॉस आया है। सो देयर इज माइन्यूट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट कैन बी इग्नोर, सो दैट वी कैन से दैट हियर वी हैव इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल। नाउ नेक्स्ट केस इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, हमने बॉल को ड्रॉप किया लेकिन बॉल आपकी सेम हाइट के आसपास नहीं आएगी, बॉल अगर काफी नीचे रह जाएगी, देन इट इज नॉन एज इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पर आपकी सेम काइनेटिक एनर्जी रिकवर नहीं हुई, तो यहां क्या लिखेंगे, नो रिकवरी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी आपकी रिकवर नहीं होगी, तो वहां पर कोलिजन कौन सा होगा, वहां पर कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा, वहां पर कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा। नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जहां से आपने बॉल को ड्रॉप किया था, तो कोलिजन के बाद अगर बॉल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाइट तक वापस आ रही है, तो इसका मीनिंग देयर इज नो loss of kinetic energy, complete recovery of kinetic energy. That is what perfectly elastic collision. Then number 4 see that number 4 पार्ट क्या है आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग बॉल को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया और बॉल आपकी कोलिजन के बाद ग्राउंड पर ही रुकी हुई है, ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं आई है। इसका मीनिंग इसने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी, ग्राउंड को दे दी। नाउ हियर वी हैव कंप्लीट loss of kinetic energy, so it is perfectly inelastic collision। इसका मीनिंग बॉल आपकी ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद बिल्कुल भी रिबाउंस नहीं कर रही है, बॉल आपकी ग्राउंड के साथ चिपक चुकी है, बॉल आपकी ग्राउंड के साथ स्टिक हो चुकी है, देन इट इज नॉन एज कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपने कोई वेट मड पीस उठाया है और अगर आपने उसको किसी वॉल के ऊपर थ्रो किया है, तो वेट मड पीस आपका वॉल के ऊपर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, वो वॉल से वापस नहीं आएगा। सो जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी वेट मड को, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वॉल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट लॉस हो जाएगा एंड दैट कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल ब्रिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब हमने इन चारों टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो अब हम स्टडी करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसका मीनिंग अब यहाँ पर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे, उनका कोलिजन एक ही एक्सिस के ऊपर होगा, तो उस कोलिजन में अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो वो कोलिजन आपका इलास्टिक हो जाएगा। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपके एक ही लाइन पर होंगे तो उस कोलिजन को हम कितने डायमेंशन में बोलेंगे, उस कोलिजन को हम एक ही डायमेंशन में बोलेंगे और उसका नेम होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन in one dimension।
So it is elastic collision in one dimension. So whenever two different objects are lying on same axis on same line, and after collision they will move on the same line with no loss of kinetic energy, then that collision is known as elastic collision in one dimension. तो सबसे हम इसका फिगर बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर कैसे बनेगी? ये हमारे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2। ये हमारा सरफेस है जिसके ऊपर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हैं, ये हमारा सरफेस है। और अगर कॉलिजन इन दोनों के बीच में पॉसिबल है तो u1 मोर देन u2 होगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड सेकंड ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी तो कॉलिजन पॉसिबल है, अगर u1 u2 से कम होगा तो कॉलिजन कभी नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग ये नंबर 1 ऑब्जेक्ट आपको कभी भी नंबर 2 को टच नहीं कर पाएगा, इसको कोलाइड नहीं कर पाएगा, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनेगा। और फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए कंडीशन क्या है? u1 मोर देन u2। तो जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये इसको कोलाइड करेगा, ये इससे फिजिकल कांटेक्ट में आएगा, देन आफ्टर कोलिजन विल अकर। अब इसके बाद अगर दोनों में कोलिजन हो चुका है तो ये कंडीशन आएगी ड्यूरिंग कोलिजन। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, और फिर कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेशन वाली वेलोसिटी हमें दोनों की लिखनी पड़ेगी, v2 और v1, मास m1, मास m2। सो दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज before collision. Now this is during collision and this is after collision. Now in that type of collision we have conservation of kinetic energy and conservation of momentum. अब चेक करते हैं conservation of kinetic energy equation कैसे लिखेंगे। Now write down equation of conservation of kinetic energy. Here we have conservation of kinetic energy. Initial kinetic energy is equal to final kinetic energy, is equal to final kinetic energy। हाफ कॉमन आ जाएगा, यहां से m1 कॉमन ले लो, u1, यहां से v1 स्क्वायर आ जाएगा, और इधर m2 v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। नाउ we can write this equation after opening of formula of a square minus b square this is equation number 1। इसी टाइप से आप लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन कैसे लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसको भी हमें रीअरेंज करना है, जहां 1 इंडिकेटर है उनको एक साइड कर लो, जहां 2 इंडिकेटर है उनको एक साइड कर लो। तो अब चेक करो, अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा? m1 कॉमन ले लो, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, मोमेंटम की भी और काइनेटिक एनर्जी की भी। अब सिंपली क्या करना है आपको? डिवाइड
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। नाउ u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल। तो अब यहां पर क्या आएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। जब आप u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल करोगे, m1 से m1 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इसको आपको रीअरेंज करना, तो क्या आंसर आएगा, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यहाँ पर वेलोसिटीज के बीच में माइनस साइन आ चुका है, तो जहां पर वेलोसिटीज के बीच में माइनस साइन आएगा वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब चेक करो u1 माइनस u2 में क्या हो रहा है, u1 किसको चेस कर रहा है, u2 को चेस कर रहा है। इसका मीनिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो u1 माइनस u2 को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग and it is equal to relative velocity of separation. It is equal to relative velocity of separation. आप चेक करो कि जब दो ऑब्जेक्ट आपके पास पास में आएंगे तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, u1 माइनस u2, और जब दो ऑब्जेक्ट आपके दूर दूर जाएंगे तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, v2 माइनस v1। नाउ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नाउ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। v2 माइनस v1 का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नाउ u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये रेशियो बेटा आपको एक नंबर देगी और ये नंबर आपका कांस्टेंट होगा, ये नंबर आपका कांस्टेंट होगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ ऊपर यूनिट क्या आएगी, मीटर अपॉन सेकेंड, नीचे बोलो यूनिट क्या आएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। सो मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड। तो आपका जो आंसर आएगा रेशियो का, वो आंसर क्या आएगा, दैट इज नंबर। और नंबर कैसा होता है, नेचर में कांस्टेंट होता है। तो मेरा मोटिव ये था आपको बताने का कि v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 का जो रेशियो आएगा, ये रेशियो आपका किसी न किसी नंबर के इक्वल होगा और वो नंबर आपका कांस्टेंट होगा नेचर में। सो दैट रेशियो इज इक्वल टू नंबर एंड नंबर इज कांस्टेंट। तो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 की रेशियो आपकी कांस्टेंट के इक्वल होगी और कांस्टेंट आपका एक नंबर होगा। अब चेक करते हैं हम उस नंबर को सिंबल क्या देंगे, इट इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू e, इट इज इक्वल टू e। अब अगर e की वैल्यू 1 होगी तो कोलिजन आपका इलास्टिक होगा, और अगर e की वैल्यू 0 होगी तो कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा, तो कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा। और E को हम किस नेम से बुलाएंगे, E का क्या नेम होगा, E इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि E का मीनिंग क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और E की वैल्यू अगर 1 होगी तो कोलिजन इलास्टिक होगा, E की वैल्यू 0 होगी तो कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि E की वैल्यू 1 हमें कैसा कोलिजन देगी, E की वैल्यू 0 हमें कैसा कोलिजन प्रोवाइड करेगी। नाउ वी हैव concept of coefficient of restitution, a number which can tell us nature of collision, as known as coefficient of restitution. A number which can tell us nature of collision as known as coefficient of restitution. तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका 30 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1।
और जिस सरफेस पर ये कोलाइड करेगा उस सरफेस का हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, इट इज 1/√2। तो इस सरफेस पर जब कोलिजन होगा तो इस सरफेस पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, दैट इज 1/√2। ठीक है, इसका मास 2 kg है और ये 30 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, और जब ये ग्राउंड पर कोलाइड करेगा तो वहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या मिलेगा, 1/√2। और आपको मालूम करना है ये ऑब्जेक्ट आपका कितनी हाइट तक वापस आएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका कितनी हाइट तक रिबाउंस होगा। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका कितनी हाइट तक वापस आएगा। तो E का फार्मूला V2 - V1 अपॉन U1 - U2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ U1? बेटा U1 का मीनिंग जिस स्पीड से ये ग्राउंड पर कोलाइड करेगा वो इसकी U1 स्पीड होगी। नाउ U2 का मीनिंग स्पीड ऑफ ग्राउंड आपका रेस्ट पर है, U2 0 होगी। ग्राउंड आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पर ही रहेगा तो V2 0 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट आपका तो इसकी वेलोसिटी V1 हो जाएगी। तो E आपका -V1 अपॉन क्या आएगा, U1। आप चेक कर सकते हो कि V2 की वैल्यू 0 हो चुकी है, U2 की वैल्यू 0 हो चुकी है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स in right hand side by 1/2m, multiply at top and bottom by 1/2m in right hand side। तो क्या आंसर आएगा, E = 1/2m V1 स्क्वायर अपॉन 1/2m U1 स्क्वायर। तो आपको दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी यहां गिवन है ऑब्जेक्ट की, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप चेक कर सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। और यहां पर E स्क्वायर आएगा, तो चेक करना mg से mg कैंसिल। नाउ E स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू H1 अपॉन 30। नाउ H1 इज इक्वल टू 30 इंटू 1/2। नाउ H1 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट आपका 15 मीटर हाइट तक आएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका 15 मीटर हाइट तक आएगा आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड। तो आप इस कॉन्सेप्ट को और इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। फार्मूला क्या बना आपका, H1/H। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सिंगल फार्मूला ही लर्न करना है। सिंगल फार्मूला क्या बना, E स्क्वायर इज इक्वल टू H1/H। E स्क्वायर इक्वल टू H1/H। तो इस टाइप से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।